हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा अगर आपने पहले पढ़ा हो, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको टॉपिक रिवाइज करना है तो फिर ये लेक्चर आपके लिए है ना। यहाँ मैं कंसेप्ट, फॉर्मूले सब क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है, और तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें लाइट के रिफ्रैक्शन को समझना होगा। अब लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और इसी फिनोमेना को लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन लाइट कितनी बेंड होगी, ज्यादा बेंड होगी कि कम बेंड होगी, इसका पता कैसे चलेगा? उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब जो मैंने कहा उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जैसे यहां मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट थी, ठीक है, वो सीधी जा रही थी, लेकिन यहां मीडियम चेंज हो गया, यहां से एक दूसरा मीडियम आ गया, तो इधर कोई मीडियम और था, यहां कोई दूसरा मीडियम आ गया। तो मीडियम के बदल जाने से जो लाइट को सीधे जाना चाहिए था वो लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। और कितनी बेंड हुई? तो ये 30 डिग्री बेंड हो गई, और अब ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये लाइट का क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, सेकेंड एग्जाम्पल। यहां भी लाइट रे सीधी जा रही थी, लेकिन अचानक से दूसरा मीडियम आ गया, ठीक है, और दूसरे मीडियम को मैंने यहां ऑरेंज कलर से डिनोट किया है, और दूसरा मीडियम आते ही लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई, ठीक है। लेकिन कितनी बेंड हुई? इस बार ज्यादा बेंड हुई। कितनी ज्यादा? तो डिग्री में बोल लेते हैं, बता देता हूं मैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो लाइट का रिफ्रैक्शन तो पहले केस में भी हुआ है, ये रहा पहला केस, और ये दूसरा केस। तो दोनों केस में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेंड हुई। यहां लाइट सीधी जा रही थी, बेंड हो गई, यहां सीधी जा रही थी, बेंड हो गई, यानी दोनों केस में आपको लाइट का रिफ्रैक्शन नजर आया। तो ये कॉमन बात है, लेकिन कुछ डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि यहां लाइट 30 डिग्री बेंड हुई, लेकिन यहां लाइट 60 डिग्री बेंडिंग। तो इसका मतलब यहां बेंडिंग, सेकंड केस में बेंडिंग ज्यादा था, फर्स्ट केस में बेंडिंग कम था, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीडियम लाइट को ज्यादा बेंड करता है और कौन सा मीडियम लाइट को कम बेंड करता है? तो ये पता चलेगा जब हमको मीडियम का वैल्यू पता हो। कौन सी वैल्यू पता हो? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता हो। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बारे में ये बताता है कि वो मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड करेगा, यानी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। मैंने क्या बोला? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। एक्सटेंट मतलब बेंडिंग ज्यादा होगी या कम। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग का पता हमें कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्लियर, वो लाइट को उतना ज्यादा ही बेंड करेगा, यानी बेंडिंग का एक्सटेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिव्स अस द क्लैरिफिकेशन या गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। और यही बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये देखो, एनसीईआरटी मैंने ओपन करके भी रखी है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे, यहां क्या लिखा है? द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of medium may be expressed in terms of the refractive index। यानी कि कितनी बेंडिंग हुई, यानी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है,
एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग मतलब एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। लेकिन अब यहां हमें दो चीज समझना है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के केस में दो मीडियम होते हैं। रिफ्रैक्शन के केस में दो मीडियम होते हैं, ठीक है। एक मीडियम को हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम, और दूसरे मीडियम को कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयरर और डेंसर मीडियम कैसे पता लगाएंगे? अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू से हमें रेयरर और डेंसर मीडियम पता लग जाएगा, और एटलीस्ट दो मीडियम होगा तभी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो फिर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, और अलग अलग तो उसमें से एक मीडियम रेयरर होगा, दूसरा डेंसर होगा। और कौन रेयरर कौन डेंसर, ये हमें उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो देखकर पता लग जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि पानी और शहद किसका, कौन सा मीडियम डेंसर है, तो आप कहोगे यार गाढ़ा कौन है, पानी को मैं ऐसे गिराऊंगा बहुत तेजी से फ्लो करेगा, लेकिन मैं शहद को ऐसे गिराऊंगा तो वो बहुत तेजी से फ्लो नहीं करेगा, गाढ़ा है ना। तो जो चीज गाढ़ी होती है वो चीज डेंसर होती है ना, और जो डेंसर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पानी और शहद किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली शहद यानी हनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम का मतलब मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी कह लो। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेयरर मतलब लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैं यहां अक्सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो जैसे मैंने यहां लिखा एन ए एन बी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम। अब ए और बी मीडियम को हम अभी नहीं, ये नहीं बता रहा मैं कि वो पानी है कि शहद है, क्या है, बस एज ए हाइपोथेटिकली समझ लो कि दो मीडियम थे ए और बी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा एन ए, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा एन बी। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिखकर आपको पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आप बताना। तो यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 और बी का है 1.11। अब आप ये बताओ कि इनमें से डेंसर मीडियम कौन है और रेयरर मीडियम कौन है। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, यही सब बेसिक्स है। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी मोर होगी, मोर मतलब जितनी ज़्यादा होगी वो मीडियम उतना डेंसर होगा, और जितनी वैल्यू कम होगी वो मीडियम उतना रेयरर होगा। तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैल्यू को कंपेयर करो, तो कहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, आप कहोगे ए के केस में, तो इसका मतलब फिर डेंसर कौन हुआ, फिर इसका मतलब डेंसर कौन है, ए इज डेंसर मीडियम। और यहाँ ए के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, लेस है, तो फिर ए जो बी मीडियम है वो आपका कैसा मीडियम हो गया, रेयरर हो गया। तो इस तरीके से डेंसर और रेयरर मीडियम की हम पहचान कर लेते हैं। और पहचान कैसे होगी, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हो तो आप डेंसर और रेयरर मीडियम पता लगा लोगे। ठीक है, अब लाइट जो है वो या तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा सकती है या डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, है ना, दो ही ऑप्शन है। और दोनों केस में लाइट बेंड होगी, लेकिन किधर बेंड होगी अब आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाइट की बेंडिंग दो पॉसिबल केसेस होते हैं। ठीक है, ये है आपका मीडियम, ये है आपका रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम।
ठीक है, पहला केस। और लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रही थी? लाइट ट्रेवल कर रही थी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ। तो ये रेयर से आई, ठीक है, तो इसको जाना तो सीधे, लेकिन मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम चेंज होगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लाइट बेंड होगी, ठीक है। तो ये लाइट बेंड हो गई। अब किधर बेंड हुई? अब ये देख लेते हैं। तो यहां हम एक नॉर्मल अगर बनाएं, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट को तो जाना था सीधे, लेकिन ये लाइट ऐसे बेंड हो गई। किधर बेंड हुई? तो बेंडिंग का जो डायरेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा बेंडिंग का डायरेक्शन, यानी नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है ना, तो लाइट को तो ऐसे जाना था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो हमने क्या सीखा कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है और लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है, ऑब्लिकली मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर, ठीक है। ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल आर, ठीक है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है या रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो ये किधर बेंड होती है? तो देखो ये किधर बेंड हुई है? ये बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ। जा रही थी ऐसे, नॉर्मल था ऐसे, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, है ना। तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां लिख देता हूं, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, हमेशा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कब? जब रेयर से डेंसर जाएगी। और अगर रेयर डेंसर का पता ना लगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता लग जाएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू हाई होगा वो डेंसर, और जिसका कम होगा वो रेयर मीडियम, ठीक है। तो अगर आपको मान लो ऐसे दे दिया जाए कि वाटर और अल्कोहल, तो फिर अगर वाटर और अल्कोहल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा तो आप पता लगा लोगे कि वाटर और अल्कोहल में कौन डेंसर है कौन रेयर, और फिर ये देख लेना कि लाइट किधर से किधर जा रही है, तो फिर उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। अब एक चीज ये देखो, ये एंगल आई, ये एंगल आर। एंगल आई को क्या कहेंगे? तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड रे ने, ये रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस समय कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है? तो जाहिर सी बात है एंगल आई क्या है? बड़ा है। किसके कंपैरिजन में? एंगल आर के कंपैरिजन, क्योंकि ये बेंड होने की वजह से ये एंगल छोटा हो गया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है लाइट, तो एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में मैं पलट देता हूं सिचुएशन। अब लाइट किधर से किधर जा रही है? अब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो अगेन कोई ना कोई एक नॉर्मल हमको बनाना पड़ेगा। नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, सचमुच में नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है ना, आपको दिखाई देती है। आप इसको इमेजिन करते हो कि ऐसी कोई लाइन है, इमेजिन करते हो, होती नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं लाइट आ रही थी, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही थी, डेंसर मीडियम से आ रही थी, और जब ये रेयर मीडियम में गई तो ये किधर बेंड हो गई? ये ऐसे बेंड हो गई। तो जाना था इसको सीधे, लेकिन ये बेंड हो गई। किधर बेंड हुई? अब आप देख रहे हो टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब आप कहोगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां किधर बेंड हुई? टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन जब डेंसर से रेयर जा रही है तो लाइट किधर बेंड हुई? तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब ये डेंसर की तरफ बेंड हुई, ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई,
मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई, तो ये और ज्यादा बेंड हो सकती थी किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ, अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा। फिर से सुनो, ये डेंसर मीडियम है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले मीडियम से ज्यादा है, और अगर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को और बढ़ा दूं तो ये मीडियम और डेंसर होगा, तो ये लाइट और नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। और अगर मैं यहाँ रेयर मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम कर दूं, यानी मीडियम और रेयरर हो जाएगा, तो ये लाइट और ज्यादा नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। तो लाइट कितना ज्यादा बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या कितना ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, यहां पहले वाले केस में मैं इस मीडियम की डेंसिटी बढ़ाते जाऊं, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाऊं, तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल बढ़ता जाएगा। और यहां अगर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करता जाऊं, तो ये जो बेंडिंग है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये दो केस आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं, अब आपने पढ़ लिया है, मान लेते हैं एक मीडियम है वाटर, ठीक है, और दूसरा मीडियम है अल्कोहल, और लाइट वाटर से अल्कोहल में जा रही है। तो आपको ये बताना है कि लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो कैसे बताओ? अब आपको वाटर और अल्कोहल में से कौन रेयर मीडियम है कौन डेंसर, जब ये पता लगाओगे तभी तो पता चलेगा कि लाइट रेयर से डेंसर जा रही है कि डेंसर टू रेयर जा रही है। मैंने बोल दिया कि लाइट का जो ट्रेवलिंग का डायरेक्शन है वो वाटर से अल्कोहल है ना। अब वाटर को मैं रेयर मीडियम लूं कि डेंसर लूं, अल्कोहल को रेयर लूं कि डेंसर लूं, मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहां मैंने जो आपको समझाया है वो रेयर और डेंसर के बेसिस पे समझाया है। ठीक है, कि अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। लेकिन यहां कौन रेयर कौन डेंसर ये कैसे पता करें? तो इसीलिए मैंने बोला था कि मीडियम रेयर होगा या डेंसर होगा, ये पता लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही हमने अभी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो डेंसर हो जाएगा मीडियम, और अगर कम हुआ तो वो रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब वाटर और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पढ़ा? याद करो, एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में टेबल है, मैं आपको एनसीईआरटी में ले चलता हूँ। ये टेबल किस लिए है? ये टेबल आपको एनसीईआरटी में किस लिए दिया है? अरे किसी काम के लिए दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, तो ये रहा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना? 1.33, और ये रहा अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। तो भाई इसको पढ़ो, एनसीईआरटी की हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अब आपको वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आ जाओ अपने कंसेप्ट पे। ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमने देखा टेबल में? 1.33 है ना, और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देखा? 1.36। कोई डाउट? 1.33 1.36। अब आप ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? तो n की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अल्कोहल की ज्यादा है, तो फिर डेंसर मीडियम कौन हुआ? डेंसर मीडियम हुआ आपका अल्कोहल। और वाटर क्या हो गया? रेयर मीडियम, क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अल्कोहल से कम है। और मैंने क्या बोल रखा था कि वाटर से अल्कोहल में जा रही है लाइट, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है। अभी आपने पढ़ा कि लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगी तो किधर बेंड होगी?
टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो आपको पता चल गया यहां आंसर क्या होगा, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट विल बेंड, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो आपको मीडियम देगा तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता लगा लोगे कि रेयर और डेंसर कौन है, और जब रेयर डेंसर पता चल गया तो जो क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से कर दो। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि वाटर टू अल्कोहल जा रही है, तो वाटर रेयर मीडियम है, अल्कोहल डेंसर मीडियम है, इसका मतलब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, और जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो वो किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, ये हमने पढ़ा है। तो यहां मैंने आंसर में लिख दिया कि लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, क्लियर। अब यहां देखो एक क्वेश्चन और दिया होगा, आइए उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, अब यहां क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द, देखो एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है ऑब्लिकली, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और क्यों होगी ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यहां दो मीडियम पहचानो। क्वेश्चन में दो मीडियम कौन से थे, अगर उस क्वेश्चन की हम बात करें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो बॉक्स में क्वेश्चन था, तो इसमें लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, 1.0003 को 1 ही लेना है। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, और वाटर का कितना हो गया 1.33। ठीक है, और लाइट किधर से किधर जा रही है, लाइट जा रही है एयर से वाटर में। ठीक है, तो अब आप ही बताओ कौन रेयरर है कौन डेंसर मीडियम। जाहिर सी बात है कि जो एयर है वो रेयरर मीडियम हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम। ठीक है, और अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, इसका मतलब वो रेयरर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, और ऑब्लिकली जा रही है, ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। ऑब्लिकली का मतलब होता है कुछ एंगल बनाकर, क्या, कुछ एंगल बनाकर। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो ऑब्लिकली का मतलब है, जैसे यहां क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से वाटर में एंटर कर रही है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब ये है कि वो लाइट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर एंटर कर रही है, यानी कुछ इस तरीके से एंटर कर रही है ना। तो अगर वो ऐसे जा रही है तो नॉर्मल के साथ उसने कुछ एंगल बनाया, हाँ सर एंगल तो बनाया, ये रहा एंगल। तो कुछ नॉर्मल के साथ जब कुछ एंगल बनाकर लाइट एंटर करती है दूसरे मीडियम में, तो उसी को कहते हैं कि वो ऑब्लिकली एंटर कर रही है। लेकिन अगर लाइट ऐसे एंटर करे, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ऐसे एंटर करे तो क्या इसे ऑब्लिकली कहेंगे, नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल नहीं बना रही। यहां एंगल क्या है, 0 है, क्योंकि नॉर्मल भी ऐसे होते हैं सीधे, और आई भी मतलब इंसिडेंट रे भी ऐसे, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये ऑब्लिकली नहीं कहा जाएगा। डन। अब आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर। तो हमने पढ़ा है कि लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, एयर से वाटर, यानी
रेयर से डेंसर मीडियम, तो फिर इसको किधर बेंड हो जाना चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही लाइट वाटर से एयर में जा रही होती तो किधर बेंड होती, तब इसका मतलब वो डेंसर से रेयर जा रही होती है, तब वो नॉर्मल से अवे बेंड होती। ठीक है, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मान लेते हैं ये दो मीडियम है, ये मीडियम ए, ये मीडियम बी, और लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या होगा इसका आंसर। तो अगर आप टुवर्ड्स नॉर्मल कह रहे हैं तो गलत है, और अगर आप अवे फ्रॉम नॉर्मल कह रहे हैं तो भी गलत है। सर दोनों आंसर गलत है। जी हाँ, तो सर क्या लाइट बेंड होगी ही नहीं? नहीं। अगर दो मीडियम हो तो एक ऐसा स्पेशल केस है जहां लाइट बेंड नहीं होती है। वो स्पेशल केस क्या है, जब लाइट दोनों मीडियम के इंटरफेस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करे, तो लाइट बेंड नहीं होती है, ये लाइट सीधी पास हो जाती है। और जब सीधी पास हो जाएगी, नो बेंडिंग, जब बेंडिंग है ही नहीं, तो फिर काय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। बात समझ में आ गई। तो ये स्पेशल केस है, मैं यहां लिख देता हूं स्पेशल केस। हैशटैग स्पेशल केस। और इस केस में ऐसा स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि यहां बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग, लाइट सीधे पास हो जाएगी, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और एंगल आई भी क्या होगा, 0, और एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये आपका स्पेशल केस है, इसको याद रखना है। अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला क्या है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देखो 3 फॉर्मूले हैं, उस पर ध्यान आपको रखना है, और तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूलाज, वो 3 फॉर्मूले मैं आपको अभी बताता हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम 3 फॉर्मूले की बात करें तो एक फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से आता है, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, n, ये n को आप n21 भी लिख सकते हो। n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। जैसे कि मान लो फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है ना, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। तो अगर मुझे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो मैं ऐसा लिखूंगा n21। तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो ये जो एंगल आई है इसकी साइन वैल्यू, और ये जो एंगल आर है इसकी साइन वैल्यू का रेशियो। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि निकल कर आया है स्नेल्स लॉ से। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, एन का मतलब यहाँ है सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी रिलेट करके लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो यहां एक बात ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मीडियम जितना डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी उस मीडियम में।
जैसे मैं आपसे वाटर और हनी, पानी और शहद, तो कौन गाढ़ा है? शहद। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा हुआ, शहद का। तो शहद में लाइट की स्पीड कम होगी, लेकिन पानी में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़्यादा होने से लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम हो जाती है। ऐसा समझो ना कि ट्रैफिक जितना ज़्यादा है आप उतनी धीरे गाड़ी चला पाओगे, है ना। ट्रैफिक बहुत है तो आप गाड़ी 10-20 पे चला रहे हो और सड़क पे एक भी ट्रैफिक नहीं, 80-90-100, 80-90-100, यानी कि स्पीड बढ़ गई जब डेंसिटी कम थी, और जब ट्रैफिक आ गया, डेंसिटी आ गया, तो स्पीड कम हो गई। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखूं N2/N1, N2/N1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये किसके बराबर होगा? ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकता है, हाँ, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ 2/1 है, तो स्पीड में क्या हो जाएगा? 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एक तो ये फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, और एक फॉर्मूला है N=C/V। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से पैदा हुआ है, ठीक है। कैसे पैदा हुआ बता रहा हूं। अगर मैं एक मीडियम एयर ले लूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, तो N1 की जगह मैं 1 लिखूंगा। और एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसी वैल्यू को हम C बोलते हैं। यही है आपका C, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर की 1 हो जाएगी, और उस एयर में लाइट की स्पीड यहां कितनी हो जाएगी? C। तो ये क्या बन गया? N2/1, यानी N2 या कह लो N = C/V। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं? तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है वो इसी सेकंड फॉर्मूले से पैदा हुआ है। हमको यहाँ दो मीडियम अलग अलग हैं, लेकिन अगर एक मीडियम एयर है तो ये फॉर्मूला बदल के ये हो जाता है। बात समझ में आ गई? और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जैसे कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं, क्या लिखा है देखो। सेकंड क्वेश्चन, पहला हमने किया था सेकंड। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मीडियम? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते हैं। लाइट एयर से किस में जा रही है? ग्लास में। अब कुछ मीडियम ऐसे हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, एयर का, वाटर का। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, वाटर का 1.33 होता है, याद कर लो। और ग्लास का कितना होता है? अरे ग्लास का तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया 1.5, ठीक है। अब आपको एयर में लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है? हमने अभी पढ़ा। एयर में, हवा में या वैक्यूम में कह लो, हवा और वैक्यूम दोनों में लाइट की स्पीड में थोड़ा सा अंतर आता है। तो थोड़े से अंतर को निगलेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि एयर में भी और वैक्यूम में भी, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, दोनों में लाइट की स्पीड इतनी होती है, यानी C होती है। C मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ एयर में आपको लाइट की स्पीड पता है C। आपको ग्लास में लाइट की स्पीड पूछा है, ग्लास मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्लास में लाइट की स्पीड को हमने क्या मान लिया? V। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इन तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिससे आपको V की वैल्यू पता चल जाए।
तो इसका आंसर है, ठीक है, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही है। इस फॉर्मूले का जन्म यहीं से हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये मैं अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं तो यहां मेरे लिए सेकंड मीडियम कौन हो जाएगा, बताओ बताओ, सेकंड मीडियम कौन हो जाएगा? तो ग्लास मेरा सेकंड मीडियम है, क्योंकि लाइट ग्लास में जा रही है, और कहां से जा रही है? एयर से, तो एयर हमारा फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। तो मैं अगर N2 अपॉन N1 इजिकल टू V1 अपॉन V2 लिखता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप ही बताओ। 2 मतलब ग्लास, ग्लास का n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 अपॉन N1, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इजिकल टू V1 मतलब पहले मीडियम में, 1 मतलब पहला मीडियम, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड c, ठीक है, अपॉन V2, और V2 को आपको निकालना ही है, यानी ग्लास में लाइट की स्पीड, तो ये बन गया, ठीक है। अब मैं अगर c की जगह इसको मैं ये लिख देता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो यहां से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी v क्या था, ग्लास मीडियम में लाइट की स्पीड, और वो कितनी निकल के आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गई। और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कितना इजी है ना, बहुत इजी है, कंसेप्ट समझोगे सब हो जाएगा, ठीक है। अब आओ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। आपको 3 मीडियम, पहले क्वेश्चन समझ लो, आपको 3 मीडियम दिया है, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अगला क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। आपको 3 मीडियम कौन सा दिया है, ध्यान से देखो, एक दिया है केरोसिन, एक दिया है टर्पेंटाइन, और एक दिया है वाटर। क्या दिया है, वाटर। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन विच ऑफ दिस लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इन तीनों मीडियम में से लाइट सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी, सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो पहले आपको ये काम करना है कि तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, तभी तो पता चलेगा। तो तीनों का जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता नहीं होगा, आप कैसे बताओगे। आपको ये रिलेशन तो पता है, कौन सा रिलेशन, ये वाला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पूछा है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड ऑफ लाइट का अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज कहाँ होगी। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट वहां ज्यादा होगी जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अब तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, जहां सबसे कम हुआ वहां लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया जाए। कहां से लिखेंगे, इसके लिए ही तो टेबल दिया है, तो आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो याद करके नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर का हमको पता है 1.33, ठीक है। केरोसिन का टेबल में से देखो, लेकिन टेबल आपको याद करना होगा। तो यहाँ केरोसिन का कितना है 1.44, और टर्पेंटाइन का कितना है 1.47। तो मैक्सिमम किसका है तीनों में, मैक्सिमम है टर्पेंटाइन का, और मिनिमम किस में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है वाटर का। अब क्योंकि अब आपको पता है क्योंकि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, या कह लो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कहाँ है? वाटर में। तो इसका मतलब वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट, in case of water speed of light will be highest या कह लो maximum, because क्यों? because it has minimum refractive index, because it has least refractive index। बिकॉज इट हैज लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि कहाँ लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, लाइट की स्पीड सबसे कम वहाँ होगी जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? टर्पेंटाइन में। तो आंसर होगा टर्पेंटाइन। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, अब मान लो कि स्नेल्स लॉ पे आपको ऐसा कोई डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, और ये ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम बी, ये मीडियम ए, ये हो गया एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड NB अपॉन NA। NB अपॉन NA मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी NB अपॉन NA निकालना है। ठीक है, तो चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं NBA, चाहे मैं इसको NB अपॉन NA लिखूं, बात एक ही होती है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम या कह लो सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बी का ए के रेस्पेक्ट में, यानी सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैं ये कैसे लिखूंगा? तो इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है, ये देखो। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। आपको एंगल आई दिया है, हाँ, एंगल आर दिया है, हाँ, तो दोनों की साइन वैल्यू, अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए, तो दोनों की साइन वैल्यू ले लो और फिर दोनों के साइन वैल्यू का रेशियो ले लो। वही रेशियो आपको क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी बी का ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप ये बताओ एंगल आई कौन होगा, एंगल आर कौन होगा? हाँ, तो यहाँ इंसिडेंट रे कौन है? ये रही इंसिडेंट रे। तो यहाँ एरो को ध्यान से देख लेना, हमेशा एंगल आई ऊपर नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इंसिडेंट रे ये है, ये रे आ रही थी, ये रे ऐसे आ रही थी, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो होगा एंगल आई। एंगल आई कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन आई कितना हो गया? साइन आई, आई कितना है? 60 डिग्री अपॉन साइन आर। तो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आर, आर कितना है? 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है
वो होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 है ना, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो ये साइन 30 हो गया आपका कितना 1/2, तो ये 2 नीचे ये 2 ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी NB/NA ये आपका आ जाएगा कितना √3 और यही आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेंडिंग किधर होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो तीनों फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को मैंने पढ़ाया, समझाया और अप्लाई करके बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करके कि न्यूमेरिकल में उन फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपको 2 मीडियम दिया है ना, आपको 2 मीडियम दिया है, मीडियम ए मीडियम बी, ठीक है। अब दोनों मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखा है, यहाँ मान लो 1.45, यहाँ मान लो ये हो गया आपका 2.1, ठीक है। यहाँ आपको लाइट की स्पीड दे रखा है, और यहाँ लाइट की स्पीड आपसे पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि लाइट किधर से किधर जा रही थी, लाइट आपकी ए से बी में जा रही है, लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही थी। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1। मीडियम ए में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलत है, गलत इन द सेंस कि वैल्यू यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, ये 1.5 कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इसको मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, हाँ अब सही है। तो आपको मीडियम ए में लाइट की स्पीड दे रखी है, मीडियम बी में लाइट की स्पीड पता करनी है, यानी आपको VB पता करनी है। VB मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला, डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ भी 2 मीडियम है 1 2 और वहाँ 1 2 को AB कह दिया है, बस अंतर यही तो है। तो 2 की जगह B आ जाएगा, 1 की जगह A आ जाएगा। चाहे को मीडियम 1 to 2, एक से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, या मीडियम A से मीडियम B में जा रही है, या मीडियम Z से मीडियम Y में जा रही है, कुछ भी कह लो, डिनोशन कुछ भी लिख लो, लेकिन मतलब तो वही रहेगा ना। तो आपके पास 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एक मीडियम की लाइट की स्पीड पता है और दूसरे मीडियम की लाइट की स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये बताओ यहाँ सेकंड मीडियम कौन सा होगा, सेकंड मीडियम किसको सेकंड मीडियम मानेंगे, तो लाइट जिसमें जाती है वो मीडियम सेकंड होता है। तो ये हो गया सेकंड मीडियम, ये हो गया पहला मीडियम। अब फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी याद होगा आपको, फॉर्मूला हमने पढ़ा था N2/N1 = V1/V2। तो N2 ये सेकंड मीडियम है, इसका वैल्यू कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2/N1, N1 कितना है 1.5 = V1। V1 मतलब पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V2। V2 मतलब यहाँ 2 सेकेंड मीडियम कौन है B, और B में लाइट की स्पीड पता करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका B मीडियम में लाइट की स्पीड पता चल जाएगी, ये हो जाएगा आंसर अब, है ना। तो कितना इजी है, समझने का फेर है बच्चों, बाकी सब कुछ इजी है। तो यहाँ आज इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन
ये कंफर्म हो गया कि अगर आपने ये वीडियो देखा होगा पूरा एंड तक तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्या कहते हैं कि फॉर्मूलेज हैं उनको अप्लाई कैसे करना है ये एकदम क्लियर पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ तब वीडियो को एंड करूँगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी मीडियम का बताते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना कंपैरेटिव चीज़ होती है, उसके रेस्पेक्ट में, है ना, हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये यहाँ जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है और इस टेबल में हर मीडियम का ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कैलकुलेट करके जो बताया गया है ये किसके रेस्पेक्ट में है। जैसे यहाँ वाटर का लिखा है 1.33 तो किसके रेस्पेक्ट में, अल्कोहल का लिखा है 1.36 किसके रेस्पेक्ट में 1.36 है। तो ये सभी कंपैरिजन एयर के में कंपेयर किया गया, यानी एयर के कंपैरिजन में जब हम किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ये वो वैल्यू है और इसी को हम उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहो चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहो बात एक ही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ तो भी आप कहोगे 1.33 और मैं कहूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ तो भी आपको यही कहना है 1.33, तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो हर मीडियम की पानी को छोड़कर बाकी हवा को छोड़कर एयर को छोड़कर बाकी जितने मीडियम हैं सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं और फिर उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पूरा होता है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा कंसेप्ट समझने में और मैंने बहुत आराम से, बहुत शालीनता के साथ, बहुत समझदारी के साथ आपको हर कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट दीजिए, वीडियो कैसा लगा इसे शेयर कीजिएगा और आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन को इसी सॉलिड तरीके से चलाने के लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए अड्डा 24/7 फाउंडेशन ने कुछ पेड बैचेस लॉन्च किया है। इस पेड बैचेस के बारे में हम आपको बता देते हैं। 2 पेड बैचेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है निपुण और दूसरा है प्रगति। ठीक है, तो इन बैचेस का जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये बैचेस लाने का मकसद क्या है। यूट्यूब पर अक्सर क्या होता है कि बच्चे अपने डाउट नहीं पूछ पाते, वो क्लोज इन्वायरमेंट में टीचर के साथ पढ़ने का वो मज़ा यूट्यूब पे नहीं आ पाता है कि नहीं। तो यूट्यूब पर हम आपको कुछ चीज़ें नहीं मतलब मिसिंग हो जाती है, वो पेड में हो जाती है। पेड में आप डाउट भी पूछ सकते हो, पेड में पर्सनल अटेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी के लिए हमने यूट्यूब से अलग हटकर हमने अपने ऐप पर ये पेड बैच लाया है और ये धमाकेदार बहुत ही एफोर्डेबल पेड बैच है क्योंकि इस पेड बैच में जैसे अगर निपुण की बात करें तो निपुण बैच में अब आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी पहली बार पढ़ने में कभी समझ में नहीं आती। तो हम आपको निपुण बैच में हर चैप्टर का हम रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं जिससे आप कंसेप्ट समझ सकते हो और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वो एनसीईआरटी ईजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा निपुण बैच का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो 1 शॉट। ठीक है, फिर हम आपको हर चैप्टर का इसमें वर्कशीट दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल कितना प्रिपरेशन हुई है। तो एक्चुअल अपने आप को चेक करने के लिए हम आपको इसमें हर चैप्टर की वर्कशीट दे रहे हैं जिसमें है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कितने गलत हुए ये पता लगाने के लिए हम हर वर्कशीट का लाइव सोल्यूशन कराएंगे इस बैच में, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। आपके कितने क्वेश्चन वर्कशीट के सही हुए, कितने गलत हुए, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। फिर आने वाले समय में जब प्री बोर्ड होगा आपके स्कूलों में और जब बोर्ड एग्जाम के लिए आप सैम्पल पेपर लगाओगे तो हम इस निपुण बैच में सैम्पल पेपर भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सैम्पल पेपर लगाने के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट करोगे तो फिर आपके लिए ये निपुण बैच बहुत बेस्ट रहेगा और उस सैम्पल पेपर का भी हम सोल्यूशन इस बैच में लाइव कराएंगे।
तो फिर आपको अलग से सैंपल पेपर नहीं लेना पड़ेगा अगर आपने इस निपुण बैच को परचेज कर लिया है। ठीक है, फिर हम इसमें हैंड रिटेन नोट्स, हर चैप्टर का हैंड रिटेन नोट जो हमने फैकल्टीज ने खुद बनाया है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हम आपको इसमें डाउट क्लास भी दे रहे हैं। इतना कुछ। अब प्राइस अगर आप देखोगे बहुत ही अफोर्डेबल है ना। तो प्राइस आपको जब ये बैच का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करते हो, उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करते हो K12 और अगर क्लास 10 सेलेक्ट करते हो तो अपने आप स्टोर में, ऐप के स्टोर में आपको ये निपुण बैच दिख जाएगा। वैसे अगर आप बैच पे जाना चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप वीडियो के लिंक में जो बैच का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस बैच के लिंक से डायरेक्ट आप निपुण बैच के पेज पे चले जाओगे। ठीक है, और इसको परचेज करने से पहले आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा, और वो कूपन कोड मैं आपको जो दे रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देगा, वो है Y915। ठीक है, कूपन कोड याद रखिएगा, Y915। ये आपको 17% का डिस्काउंट देगा, और आपकी जो बैच की प्राइस है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ये कोड आपको याद करना है, अप्लाई कोड Y915। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने कोड अप्लाई किया तो ये बैच की प्राइस 585 हो गई। अब केवल 585 में सैम्पल पेपर, वर्कशीट, दोनों का लाइव सोल्यूशन, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस, हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है, डाउट क्लासेस, इतना कुछ, तो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। फिर यहाँ से कंटिन्यू करके बाय नाउ पे जाएंगे, UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे, आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। तो अभी जाइए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और निपुण बैच में इनरोल हो जाइए। एक और बैच है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। निपुण बैच के अलावा हम आपको एक बैच और ऑफर कर रहे हैं, तो वो बैच है आपका प्रगति। ठीक है, प्रगति बैच में हम आपको वर्कशीट और सैंपल पेपर नहीं दे रहे हैं, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस, हैंड रिटेन नोट्स और ई बुक दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ आपको डाउट क्लास भी नहीं दे रहे, इसीलिए इस बैच की प्राइस कम है। और ऐसा हमने इसलिए रखा है कि हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है, किसी को वर्कशीट चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को सैंपल पेपर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अपनी नीड के हिसाब से निपुण बैच और प्रगति बैच में से जो बैच उसे पसंद है वो ले सकता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि निपुण बैच ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एज कंपैरिजन टू प्रगति बैच। ठीक है, कोड वही अप्लाई करना है, चाहे आप कोई भी बैच लें, डिस्काउंट आपको उतना ही मिलेगा। और UPI के थ्रू पेमेंट करके अड्डा 24/7 ऐप में जाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनने के सपने को शुरू कर दीजिए, क्योंकि सपना जब शुरू होगा तभी पूरा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।